11th को पढ़ाएंगे ऑफलाइन कहीं ना कहीं। किस टाइम पे बुआ? 8 बजे सुबह में? अभी? तो अभी तो फ्री हैं। अरे तो फिर तुम्हारा जो कल से जो क्लास जो चालू हो रहा है तो कुछ बच्चे क्लास करेंगे ना जी। तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो आज जो जो टाइम है वही टाइम से ना होगा क्लास। जो टाइम है उसी टाइम से ना होगा। हाँ, 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 कल 12 बजे रहने दो। ठीक है। उसके बाद में फिर देखा जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। लाइट था तुम्हारा लाइट रेडिएटिंग फैक्टर, इस पर कुछ तो चर्चा कल किए थे, लेकिन आप लोगों का ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया था। और शुरू से बता रहे हैं बुआ, शुरू से ही बताया जा रहा है। ठीक है। शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि सबसे पहला जो चीज है लाइट, और इसमें दिया हुआ है रेडिएटिंग फैक्टर। हमने आपको बोला था कि जो लाइट जो है, लाइट रेडिएटिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि लाइट हमारे घर में भी होता है। लाइट जो होता है तुम्हारे घर में भी होता है। मतलब जो रोशनी तुम जलाते हो, बल्ब जो जल रहा है वो तुम्हारे घर में भी जलता है। लेकिन यहाँ पर जो लाइट जो हो रहा है वो नेचुरल लाइट की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। जो नेचर से हमको जो लाइट प्राप्त होते हैं वो उस लाइट की हम बात करेंगे। तो वो जो लाइट है वो लाइट आपका 2 मिनट। ये जो नेचर के द्वारा जो हम लोगों को जो लाइट प्राप्त होता है सनलाइट, इसकी बात हो रहा है। तो सन का जो लाइट है उसको रेडिएशन भी कहते हैं। सन से लाइट देखो, कन्वेक्शन, ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक होता है रेडिएशन। तो लाइट को या हीट को पहुंचने का एक तरीका है। ठीक है। तो उसी में एक रेडिएशन के द्वारा भी हीट हमारे पास पहुंचता है। तो सनलाइट जो पहुंच रहा है आपके पास उसको हम लोग रेडिएशन फैक्टर भी कहते हैं। तो लाइट जो होता है किसी भी फैक्टर का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। क्यों? अब अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो निश्चित रूप से आप क्या देखेंगे कि सनलाइट पूरा बढ़िया से पड़ रहा है। लेकिन अगर ठंडा का मौसम रहेगा तो देखेंगे क्या कि सनलाइट थोड़ा सा कम है। तो जितना ज्यादा लाइट रहेगा, लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा रहेगी, उसके हिसाब से आपका क्लाइमेट का जो मौसम है, मौसम का जो चेंजेज है वो बदलते रहता है। यहाँ पर जो आपका लाइट जो है ये क्लाइमेट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? विभिन्न प्रकार के प्लांट, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के क्लाइमेट में होते हैं। जैसे कुछ पौधे आप देखेंगे कहाँ कि वो आपको डिजर्ट में ही पाए जाएंगे। कुछ प्लांट हम ऐसे देखेंगे जो आपको मिलेंगे कहाँ पर कि मैदानी इलाकों में मिलेंगे, कुछ बर्फीली इलाकों में मिलते हैं। तो अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर में अलग अलग तरह के प्लांट का ग्रोथ होता है। वो प्लांट का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ये डिपेंड करता है लाइट के इंटेंसिटी पर। उसी प्रकार से लाइट क्या है, एक फिजिकल फैक्टर भी है। और ऐसा फिजिकल फैक्टर, ये कॉम्प्लेक्स फिजिकल फैक्टर, कॉम्प्लेक्स फिजिकल फैक्टर कहने का मतलब कि यह विभिन्न प्रकार के चीजों को निर्धारित करने का काम करता है या विभिन्न प्रकार की चीजों से बना होता है। ठीक है। और इसमें देखिएगा क्या कि किसी भी एनिमल का, जो विभिन्न प्रकार के जो एनिमल हैं उसमें लाइट के कारण उनमें विभिन्न प्रकार की चीजें होती है। सबसे पहला, अगर रोशनी न हो तो हम लोग किसी भी तरह के कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अंधेरा कमरा में आपको अगर छोड़ दिया जाए तो आप यह नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन कलर का कौन कौन सा चीज है, ग्रीन कलर, रेड कलर,
ब्लू कलर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही लाइट आता है ऑटोमेटिकली आप वहां पर देखते हैं कि अलग अलग तरह के कलर आपको नजर आने लगते हैं। तो यह कलर विजन को निर्धारित करता है। इसके साथ साथ आंख का साइज कैसा होगा, आई साइज किस प्रकार का होगा, यानी कि आंख बड़ा होगा, आंख छोटा होगा, इसको भी हम बताएंगे आगे। देन इसी पर एक चर्चा किए थे कि आपने देखा होगा क्या कि जो अफ्रीका का आदमी है और अमेरिका में लोग रहता है, इंग्लैंड में लोग रहता है, हम लोग हैं, तो क्या है सभी के सभी एक जैसे तो दिखने में नहीं है, अलग अलग कलर के हैं। अलग अलग कलर मतलब किसी का बॉडी ज्यादा डार्क है, कोई ज्यादा गोरा है, तो कोई हल्का काला है। तो ये कारण क्या होता है, तो निश्चित रूप से हमारे स्किन पर कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो हमारे शरीर के कलर का निर्धारण करते हैं, जिसको मिलेनिन कहा जाता है। मिलेनिन, ये स्किन पिगमेंटेशन का भी निर्धारण इस लाइट के द्वारा होता है। अगला चीज है तुम्हारा माइग्रेशन। माइग्रेशन कहने का मतलब हुआ कि अगर कंडीशन सूटेबल नहीं है किसी भी जीव के लिए, अगर कंडीशन अगर उसको सूट नहीं कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उस इन्वायरमेंट अगर उसको वो सूट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उस जगह से उठेगा और कोई ऐसे जगह पर चला जाएगा जहां पर कि वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो। बाद में जो वो पुराने जगह पर कंडीशन उसका ठीक हो जाता है तो फिर वो बैक कर जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज को जो जीव हरास कंडीशन से एक अच्छे कंडीशन की तरफ मूवमेंट जो करते हैं उसी को माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग आर्कटिक टर्न या साइबेरियन क्रेन का नाम सुने होंगे, जो साइबेरिया से उड़ता है और हमारे देश में चला आता है जब वहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तब, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। इसके साथ साथ किसी भी एनिमल में जो रिप्रोडक्शन है वो भी आपको लाइट पर ही निर्धारित होते हैं, ठीक। और बायोलॉजिकल पीरियोडिसिटी, बायोलॉजिकल पीरियोडिसिटी मतलब जो हमारा जो दैनिक काम है या किसी भी एनिमल का जो दिन प्रतिदिन का जो वर्क है, डेली जो वर्क वो काम करता है, वो लाइट के हिसाब से ही काम करता है। कुछ ऐसे जीव को आप देखिएगा जो रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करते हैं या रात के अंधेरे में गति करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल को देखिएगा कि जब वो दिन का समय रहता है उस वक्त वो काम करते हैं। इस दिन के समय में भी अलग अलग समय को बांटा गया है। जैसे मॉर्निंग का समय को कुछ और कहते हैं, दोपहर के समय को हम लोग कुछ और कहते हैं, फिर शाम के समय को कुछ और कहा जाता है और रात के समय को कुछ और कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं सारा चीज यहाँ पर डिस्कस होगा। तो जो इसी को यह जो डे टू डे जो एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं इसी को बायोलॉजिकल पीरियोडिसिटी कहते हैं, या एक पीरियड, एक समयबद्ध तरीके से कोई भी एनिमल अपना काम करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्लांट को तो अफेक्ट कर ही रहा है या लाइट, प्लांट का जो जो भी कार्यकलाप है। इसके साथ साथ यह क्या करता है, तो एनिमल का भी विभिन्न प्रकार की चीजों को यह कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दोनों काम करता है। फिजिकल जो हमको नजर आता है, अब फिजियोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जो कार्यकलाप होते हैं उसको फिजियोलॉजिकल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फिजिकल जो हम लोग कार्य करते हैं जो नजर आता है, और फिजियोलॉजिकल हो गया जो हमारे शरीर के अंदर जो काम हो रहे हैं उसको कहते हैं। कैसे हम इसको इस पैरामीटर को हम देखेंगे कि किस प्रकार है। तो पैरामीटर का मतलब हुआ नापने का तरीका, पैमाना। तो लाइट किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है उसका क्या पैमाना है, ठीक। तो सबसे पहले लाइट कैसे अफेक्ट करेगा ये तो हम देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब हो गया तीव्रता, कितनी तेज रोशनी या कितनी कम रोशनी। तो सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट आ रहा है, किसका लाइट, सनलाइट। सनलाइट जो एटमॉस्फेयर में जो आ रहा है वो डिपेंड करता है उसकी जो इंटेंसिटी है उस लाइट की, सनलाइट की जो इंटेंसिटी। अब देखिए कि क्या सुबह के समय में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है और दोपहर के समय में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो एक जैसी तो होती नहीं है, वो अलग अलग होती है। अब ये लाइट की इंटेंसिटी जो एटमॉस्फेयर पर है वो अलग अलग तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मौसम कैसा है, अब ठंडा का समय रहेगा तो क्या सनलाइट वही रहेगा जो हम लोगों को समर सीजन में मिलता है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हो जाता है। ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया आप कितने ऊंचाई पर हैं, या लैटिट्यूड का मतलब आप कितने नीचाई पर हैं, है? तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सीजन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, किस प्रकार का वातावरण है। कहीं पर देखिएगा बहुत ज्यादा अगर पॉल्यूशन है तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होगी, मौसम अगर खुशगवार है तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होगी। अलग अलग तरह का सीजन या अलग अलग तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, ये सब कुछ फैक्टर हैं जो लाइट के इंटेंसिटी को
डिटरमाइन करने का काम करता है। अब हमने जब एटमॉस्फेयर पढ़ा, उसमें बताए थे कि एटमॉस्फेयर में क्या होगा, गैसेस का एक सराउंडिंग मीडियम होगा। उस गैस में क्या सब है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ-साथ और भी कुछ गैसेस होते हैं। क्या केवल इतना ही चीज़ है? नहीं, इसके साथ-साथ में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब तैरता हुआ कुछ छोटे-छोटे सब्सटेंस आपको और पाए जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल के बारे में बताए थे कि अगर आप इसको गौर से देखना चाहें या समझना चाहें, तो आप अपने बंद कमरे में जब बैठे रहते हैं, तो खिड़की से या कहीं और से एक रोशनी, सनलाइट का जो एक छोटा-सा जो बीम ऑफ रे, जो आपके कमरे में इंटर करता है, जब आप उस रोशनी को गौर से देखिएगा, तो आपको उस पर छोटे-छोटे कण तैरते हुए नज़र आएँगे। तो उसी को अगर तुम एटमॉस्फेयर समझ लो, तो समझ लो कि इस प्रकार से कुछ कण इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। वो सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया तुम्हारा बादल, क्लाउड, धुआँ, धूलकण, ये सब चीज़ वाटर वेपर नो डाउट वो भी है। ये सब सारा चीज़ उस एटमॉस्फेयर में इस गैसेस के साथ मौजूद होते हैं और ये सारा का काम क्या है? ये लाइट इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी कि कम, घटाने का काम करते हैं। जीजर ने एक चीज़ बताया था, ये जो लाइन है तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि जीजर ने बताया था कि मॉर्निंग के बाद का समय क्या होगा? मॉर्निंग के बाद का समय हो जाएगा दोपहर का समय। तो आपको कहा गया कि गीगर ने बताया कि जो दोपहर के समय में जब सन का लाइट जब पड़ता है हमारी धरती पर, तो उसमें से 42% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस चली जाती है या उसकी दिशा बदल जाती है। रिफ्लेक्शन का वही ना मतलब हुआ कि लाइट चला और लाइट किसी चीज़ से टकराया और वहाँ से वो अपने दिशा को बदल लिया। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी दोपहर के समय में जो सोलर रेडिएशन है, उसका 40% जो 100% जो चला उसमें से 40% वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होता है 42% का, उस 42% में 33% किसके द्वारा होते हैं? क्लाउड के द्वारा। बादलों के द्वारा इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है और 9% जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल है, जो धूलकण है, वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद बचता है आपका 10%, 33 और 9 कितना हुआ? 42। हाँ, इसके साथ-साथ 10% जो होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब्ड हो जाते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद जो ओज़ोन भाई साहब हैं, वो सोलर रेडिएशन का 10% को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, ठीक? इसके बाद 42 और 10 होता है 52। इतना जो लाइट है वो एक तरीके से समझ लो कि वेस्ट हो जाता है। उसका वो धरती तक नहीं पहुँच पाता है प्रॉपर वे में। मात्र हम लोगों के पास जो सनलाइट जो पहुँचता है, जो रेडिएशन पहुँचता है अर्थ सरफेस पर, वो कितना है? ओनली 48%। मात्र 48% ही आपको धरती के सतह तक पहुँच पाती है। ये लाइन को थोड़ा-सा आप लोग गौर से समझिएगा। हम क्या बोले? 42% रिफ्लेक्ट हो जाता है। उस 42% में 33% बादल के द्वारा, 9% डस्ट पार्टिकल के द्वारा। 10% जो सूरज का जो एक तरीके से जो रोशनी है, वो सनलाइट 10% एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है ओज़ोन के द्वारा और हमारे अर्थ सरफेस पर मात्र पहुँच पाता है कितना? 48%, ठीक? इसके बाद अब देखेंगे कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, ये आपको और भी रिड्यूस्ड होता है आगे जाकर के। कैसे? तो यह रिड्यूस्ड होता है अगर मान लो कि अभी कोई गाछी है, कोई कलम है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़-पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप ज़मीन पर जाएँगे और किसी ऐसे मैदान में जाएँगे जहाँ पेड़-पौधे नहीं लगे होंगे, तो वहाँ देखिएगा इस दोनों की तुलना में जहाँ पर पेड़-पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ लाइट अर्थ सतह तक नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के द्वारा वो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जहाँ पर अगर पेड़-पौधे नहीं हैं, पेड़-पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ डायरेक्ट लाइट, सनलाइट आपको धरती के सतह तक पहुँच पाएगा। तो जो एडिशनल जो वेजिटेशनल जो कवर है, यानी कि पेड़-पौधे जो कवर किए हुए हैं हमारे अर्थ को, तो उसके द्वारा भी यह लाइट इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाता है। आफ्टर दैट लाइट क्वालिटी आपको मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड मतलब कभी लाइट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी या लाइट की क्वालिटी खराब हो सकती है, दोनों बात होगा। लाइट का क्वालिटी अच्छा भी होगा, लाइट का क्वालिटी खराब भी होगा। तो यह मतलब सन तो अपना लाइट एक प्रॉपर एक नेचुरल लाइट को भेजा, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे एनवायरनमेंटल फैक्टर हैं, जो उस लाइट का जो सोलर रेडिएशन जो आ रहा है, उसके क्वालिटी को वो बदल देता है, मॉडिफाइड कर देता है। जैसे वाटर वेपर क्या करता है? वाटर वेपर का काम है जो सनलाइट में जो इंफ्रारेड रेडिएशन है,
सनलाइट में मौजूद इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो जमीन तालाब है कहीं से जो वाटर बन रहा है, तो वो जब ऊपर आसमान में जा रही होती है उस वक्त जब सनलाइट आ रहा होता है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को या ये आपका वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को यह रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर मान लीजिए कि काफी ज्यादा वाटर वेपर होगा किसी किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर काफी ज्यादा अगर वाटर वेपर होगा तो वो वाटर वेपर क्या करने का काम करेगा, वो वाटर वेपर सबसे पहले तो एब्जॉर्ब कर लेगा ये इंफ्रारेड को, इसके साथ साथ वो ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब हमारी धरती थोड़ी सी झुकी हुई है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, तो हल्का सा जो इसका झुकाव है इसके कारण भी प्रत्येक दिन का जो लाइट का ड्यूरेशन है वो भी वैरी करते रहता है। तुम गौर से देखेगा तो सनलाइट का जो दिशा है, एक समय गर्मी के समय में वो किधर से किधर होता है, वो नॉर्थ टू नॉर्थ के तरफ वो चला जाता है, फिर जब ठंडा आएगा तो वो साउथ की तरफ झुक जाता है। तो हमारी धरती घूमते घूमते एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और ये लगातार एकाएक तो होता नहीं है, धीरे धीरे होते रहता है। तो उसके हिसाब से भी हम लोगों का प्रत्येक दिन का जो लाइट का ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन कहने का मतलब कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त यानी कि सुबह से लेके जो शाम तक का जो पीरियड है वो समय आपको हर समय मतलब प्रत्येक दिन वो बदलते रहता है। डेली एक ही समय पर सुबह और एक ही समय पर शाम होगा ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक दिन अलग-अलग समय पर सुबह और अलग-अलग समय पर शाम होता है। तो यह किसके लिए होता है? यह इस कारण से होता है कि हमारी धरती थोड़ी-सी अर्थ जो है वो झुकी हुई है। इक्वेटर पर, इक्वेटर आपको हम बताए थे कि क्या होता है, यह जो आपका जो गोलाकार जो पृथ्वी है इसके बीचों-बीच जो रेखा गया हुआ है इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है? तो यह जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर सनलाइट क्या होगा? यहाँ पर सन है तो डायरेक्ट इस पर ये सॉरी थोड़ा-सा दूर बना दिए। ये जो सनलाइट है, यहाँ पर अगर हम बनावे इसको तो यहाँ देखो ये तुम्हारा अगर सन है तो ये डायरेक्ट इक्वेटर पर अपना लाइट देगा, तो यहाँ पर जो रोशनी है काफी ज्यादा पड़ेगी, लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगा। इसके बनस्पति ये एरिया जो है यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ये इलाका है यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है जो इक्वेटर जो है आपका पर ये इक्वेटर पर जो डे का जो लेंथ होता है मतलब दिन की जो लंबाई जो होगी वो कितना होगा, लगभग लगभग 12 घंटा का होता है। लेकिन जैसे-जैसे आप टेम्परेट एरिया में बढ़ते चलिएगा यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ, हाँ, जैसे-जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो वैरीज करते चला जाएगा। अब एक चीज़ जो है यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आपको आपने देखा होगा कि जो जैसे-जैसे बसंत ऋतु आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि ठंडा माने ठंडा-ठंडा के बाद में हम लोग कहाँ आते हैं? गर्मी में सॉरी बसंत ऋतु में। ठंडा का मौसम खत्म हुआ तो फिर बसंत ऋतु आती है। अब बसंत के बाद में हम लोग एंटर करते हैं कहाँ पर? गर्मी के मौसम में। तो जैसे-जैसे स्प्रिंग आपको आगे प्रोग्रेस करते चला जाएगा, तो जून जो है, जून 21 जून को माना गया है कि यह सबसे लंबा दिन होता है। जून 21 सबसे लंबा दिन, अभी तो जून आ ही रहा है, जो 21 जून जो होगा वो सबसे लंबा दिन होगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि यह धीरे-धीरे छोटा होता चला जाएगा। 21 अभी तुम्हारा क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे तुम देखोगे कि दिन का बड़ा होते चला जा रहा है, ठीक है? 6, साढ़े 6, 7 है, लेकिन जून 21 को सबसे लंबा दिन होगा, तो कोई छोटा दिन भी होगा, तो दिसंबर 21 को माना गया है कि यह सबसे छोटा दिन होता है साल का। यानी कि साल का सबसे लंबा दिन हो गया जून 21 और साल का सबसे छोटा दिन हो गया दिसंबर 21। अब एनिमल पर किस प्रकार का ये एनिमल पर किस प्रकार का ये लाइट का प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला जो चीज़ है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल। तो इसमें है पहला चीज़ है आपका कलर विज़न। कलर विज़न का मतलब कि इसमें जो है सो इस ये जो है सो डिफरेंशिएट करता है अलग-अलग लाइट कलर का। ये आपको अलग-अलग लाइट कलर को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। 2 मिनट यार कहाँ चला गया? अब क्या बताए थे कि जो
दिन में अगर अभी तुम कहीं पर देखोगे, ठीक है? ये जो चीज़ है लिखा हुआ, ये चीज़ इसको मिटा लीजिएगा। ये कोई कुछ ख़ास चीज़ मने नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलती से प्रिंट हो गया था, वही हम देखने लगे थे। ये जो रॉट लिखा हुआ है ना, इस रॉट को आप लोग हटा लेंगे, ठीक है? तो लाइट के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अलग-अलग लाइट कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग-अलग लाइट कलर को डिफरेंशिएट करने का मतलब ब्लू, नीला, पीला, लाल, हरा, ये जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और यह एक अच्छे क्या यह सारे जीवों में होता है कि सारा जीव जो है सो अलग-अलग कलर को देख सकता है? नहीं, यह किसी-किसी जीव में बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी-किसी में कम होता है। तो यह बहुत अच्छे तरीके से मार्क्ड होते हैं फिश, बर्ड और प्राइमेट सॉरी फिश, बर्ड्स और प्राइमेट। फिश तो समझ ही रहे हो, मछली, बर्ड भी समझ रहे हो, पक्षी, दिक्कत हो रहा है प्राइमेट। प्राइमेट को समझिए, प्राइमेट वैसे जीव-जंतु को कहते हैं जिसका चेहरा सामने की तरफ हो, सामना जैसा हम लोगों का चेहरा है, वो उसको उसमें पकड़ने की क्षमता हो, उँगली निकला हो, ठीक है? अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि वैसे जीव-जंतु जिसमें उँगली होता है, जिसका उँगली, पंजा नहीं, अंगुली। जैसे बंदर में होता है, हम लोगों में होता है, चिंपैंजी में होता है, तो ये सारे इस तरह के जो जीव हैं, लंगूर में होता है, तो इस तरह के जीव को हम लोग कहते हैं प्राइमेट, ठीक है? तो प्राइमेट हो गया मैमल्स का ही एक पार्ट, लेकिन ये कुछ मैमल्स में कुछ ज़्यादा आपको डेवलप्ड होता है। जैसे गाय भी एक तरह का ये मैमल है, लेकिन गाय को हम प्राइमेट नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें उँगली नहीं होता है। तो फिश, बर्ड और प्राइमेट में ये काफ़ी ज़्यादा ये वेल डेवलप्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसके आई में अलग-अलग तरह के कोन्स पाए जाते हैं, या फिज़िक्स में तुम लोगों को बताया जाएगा कि अलग-अलग तरह के कोन्स पाए जाते हैं, उस कोन का नाम है एरिथ्रोलैप्स, सियानोलैप्स और क्लोरलैप्स। एरिथ्रोलैप्स, सियानोलैप्स और क्लोरलैप्स, ये जो कोन्स हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं? आँख के रेटिना के पास। उनके आँख में जो रेटिना है, उस रेटिना के पास ये अलग-अलग तरह के कोन्स होते हैं, जो अलग-अलग तरह के लाइट को वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, मतलब कलर को वो एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता होती है और वो एब्ज़ॉर्बिंग क्षमता के कारण ही वो क्या करता है? तो डिफरेंशिएट कर सकता है। अब देखिए कि एक जीव जिसका नाम है प्रोटियस एंगुइनस, इस नाम को याद रखना है, प्रोटियस एंगुइनस। एक जीव है जिसका नाम है प्रोटियस, पसीना चलने लगा। एक जीव है जिसका नाम है प्रोटियस एंगुइनस, ये केव सैलमेंडर है। केव सैलमेंडर कहने का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं कि सैलमेंडर जो होता है एक प्रजाति है, छिपकली की एक प्रजाति है और यह गुफा के अंदर रहता है और गुफा के अंदर बिल्कुल कहीं लाइट है ही नहीं। तो चूँकि यह रोशनी वाले जगह पर रहता ही नहीं है, पूरा का पूरा घुप अंधेरा में पाया जाता है, केव सैलमेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाम है प्रोटियस एंगुइनस। ये आपको आईलेस, चूँकि इसको लाइट का कोई यूज़ ही नहीं है, तो जब जब आँख मतलब आँख का यूज़ क्या? रोशनी देखने के लिए, तो रोशनी में यह रहता ही नहीं है, इसलिए यह आईलेस होता है, ठीक है? इसको आँख नहीं होता है और आपका शार्क मछली जो है, यह कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड कहने का मतलब कि यह कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, ठीक? देन है आपका साइज़ ऑफ आई। साइज़ ऑफ आई मतलब आँख का साइज़ कितना होगा, किस प्रकार का होगा। तो आँख का जो साइज़ है, ये आपको डिपेंड करता है, जैसे कि मैरीन एनिमल मतलब हो गया कि समुद्र के अंदर या समुद्र में जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैरीन एनिमल। तो मैरीन एनिमल, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु पाए जाएँगे। इसका गहराई भी अलग-अलग तरह का होगा, अलग-अलग तरह के जगह पर विभिन्न प्रकार के अलग-अलग तरह के जीव-जंतु पाए जाएँगे। तो चूँकि समुद्र की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वैसे जानवर जो समुद्र के 500 से 300 मीटर के गहराई में होते हैं, वैसे जीव-जंतु जो समुद्र के 500 से 300 मीटर के गहराई में पाए जाएँगे, तो वो काफ़ी गहरा हुआ। तो अब अंदर में उतना अंदर तो लाइट नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, 3000 ठीक है, 500 से 3000 मीटर जो गहराई में जो पाए जाएँगे जो जीव-जंतु, तो वहाँ पर तो लाइट नहीं पहुँच पाएगा। लाइट पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ पर उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
उनको काफ़ी ज़्यादा उनके आँखों को मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए उनका आँख काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर आई होता है। वनस्पति वैसे जीव के जो आपको सरफेस वाटर पर पाए जाएँगे, जो सतह वाले पानी पर पाए जाते हैं, उनकी आँख का साइज़ छोटा होता है, जो गहराई में होते हैं, उनके आँख का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब देखो, ये तो हम लोगों का एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर कम रोशनी रहे जहाँ पर, तो वहाँ पर हम नॉर्मली तरीके से देखते हैं। लेकिन अचानक से अगर कोई तेज़ रोशनी आपको आ जाता है, तो आप अपने आँखों को छोटा कर लेते हैं, या अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। तो हम लोगों के साथ भी वही चीज़ होता है कि तेज़ रोशनी अगर जैसे रात के समय में अगर तुम जा रहे हो, तो कोई अगर डीपर जला करके आ रहा है, तो तुमको तुमको देखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है, दिक्कत होने लगता है, तुम्हारा आँख बंद होने लगता है, यही कारण है। लेकिन अगर वो फिर डीपर बंद कर देगा, तो ऑटोमेटिकली आप सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएँगे। तो ये लाइट के इंटेंसिटी के कारण ही आँख का साइज़ भी निर्धारित होता है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन हम लोग बोले थे कि कलर को, कि कलर किस प्रकार का होगा। तो लाइट इंटेंसिटी जिसमें कि क्या होता है कि हमारे लाइट इंटेंसिटी के कारण या हमारे बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के केमिकल चेंजेज हैं, इसको यह करने का काम करता है। अलग-अलग तरह का केमिकल चेंज होने लगता है और यह जो केमिकल चेंज होंगे, जिसके कारण क्या होगा? पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है सेल में। लाइट के इंटेंसिटी के कारण क्या होगा? सेल के अंदर केमिकल चेंज होना शुरू होंगे और वो केमिकल चेंज के कारण ही पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि प्लांट और एनिमल अगर डार्क प्लेस में पाए जाएँगे, डार्क प्लेस मतलब बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी डार्क प्लेस जैसे डीप सी या फिर गुफा में अगर पाए जाएँगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि चूँकि लाइट तो पहुँचता नहीं है, तो ये आपको जनरली ये पिगमेंट लेस होते हैं। चूँकि यह काफ़ी ज़्यादा गहरे अंधेरों में पाए जाते हैं, वैसे प्लांट या एनिमल जो अगर डार्क प्लेस यानी कि काफ़ी अंधेरा वाले जगह पर अगर पाए जाएँगे, तो ये जनरली आपको पिगमेंट लेस हो जाएँगे। अब बताइए कि अगर इस गु कोई कोई ऐसा जगह पर जहाँ पर कि लाइट पहुँच ही नहीं रही है, तो वहाँ पर वो क्लोरोफिल रह कर के कोई कुछ कर पाएगा? कोई फोटोसिंथेसिस का तो प्रोसेस होगा नहीं, तो इस कारण से वहाँ पर वो कोई पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद एक टैनिंग है, टैनिंग का मतलब हुआ कि जो मेलानिन का जो सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है टैनिंग। ये टैनिंग बनता है हम लोगों के बॉडी के क्रोमैटोफोर्स में। क्रोमैटोफोर्स एक जगह है सेल का, जैसे तुमने देखा था ना कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट एक जगह होता है, जहाँ पर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सेल में एक जगह है क्रोमैटोफोर्स, उस जगह पर मेलानिन का फॉर्मेशन होता है और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टैनिंग या उस मेलानिन का फॉर्मेशन जब मेलानिन बन जाता है, उसको कहा जाता है टैनिंग। तो टैनिंग या जनरली आपको ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है और अगर आप काफ़ी ज़्यादा सनलाइट में रहेंगे, काफ़ी देर तक अगर सनलाइट में रहना आपको पड़ेगा, तो इसके कारण यह टैनिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यानी कि मेलानिन का सिंथेसिस होता है अगर काफ़ी दिनों तक अगर आप ब्राइट लाइट में अगर रहेंगे तो। मेलानिन का काम क्या? मेलानिन एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आता है सनलाइट से, उससे हम लोगों को बचाने का काम करता है, ठीक है? अब तो कहेंगे कि जो ये कोई बात हुआ कि सनलाइट से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आया, उसको तो एब्ज़ॉर्ब कर लिया। कौन? ओज़ोन। तो फिर यहाँ तक कैसे आया? नहीं, कुछ न कुछ पार्ट तो निश्चित रूप से कितनों एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो कुछ न कुछ पार्ट आ जाता है। अगर आप कंटीन्यूअस सनलाइट में हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके बॉडी में ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, जो वो मेलानिन का फ़ॉर्मेशन कर लेता है और मेलानिन का काम ही है कि वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमको बचाता है। तो इसके कारण आप सनबर्न से बच सकते हैं। सनबर्न करने का मतलब हुआ कि कभी जाना और आईना के पास में जाकर के अपने कपड़े को खोलोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे बॉडी पर जो तुम कपड़ा जो पहनता है उसका निशान बना रहता है, ठीक है? यानी कि जितना दूर तुम्हारा कपड़ा है उतना दूर तुम गोरे रहोगे और उसके बगल का जो जगह रहेगा वो थोड़ा-सा हल्का काला हो जाता है। तो ये जो जगह एक्सपोज़ हो रहा है सन के तरफ, वहाँ पर मेलानिन का फ़ॉर्मेशन हुआ और वो जगह काला हो जाता है, ठीक है? तो उसी को जो ये जो घटना है या यह जो चीज़ है, इसी को हम लोग कहते हैं सनबर्न। इसके बाद आपका है फोटो पीरियोडिज़्म। फोटो पीरियोडिज़्म मतलब कि लाइट के हिसाब से जो हम लोग पीरियोडिसिटी या जो कार्यकलाप जो करते हैं, उसको हम कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म जो सनलाइट का ड्यूरेशन पूरे दिन भर में जो सनलाइट का ड्यूरेशन है, उसमें जो वो कुछ रिस्पॉन्स दिखाता है, इसमें रिस्पॉन्स जो कुछ दिखाता है, उसी को हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। बहुत सारे एनिमल में माइग्रेशन होता है, हाइबरनेशन होता है या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है।
माइग्रेशन तो अभी बता दिए कि एक जगह से उठ करके दूसरे जगह। हाइबरनेशन का मतलब हो गया कि वो एक काफी दिनों तक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ भी तरह का काम करना वो छोड़ देगा और जाकर के सो जाएगा। जैसे अभी बरसात का समय है तो मेढक आ गया और फिर कुछ समय के बाद में देखिएगा कि जब काफी तेज गर्मी पड़ने लगेगी तो मेढक सब जो है सो चला जाएगा हाइबरनेशन में। तो ये हो गया कि इसको कहते हैं ग्रीष्म निद्रा या इसको कह सकते हैं एक तरह से निद्रा। तो काफी दिनों तक वो जाकर के सो जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर यानी कि वो रिप्रोडक्शन को करने के लिए वो देखते हैं कि जो सनलाइट का समय कितना लंबा है या छोटा है। तो अलग अलग तरह के एनिमल इस तरह के व्यवहार दिखाते हैं। तो यह किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है? यह आपको कंट्रोल्ड होता है दिन का जो रिलेटिव जो है, जो टोटल लंबाई है और कितने समय तक यह रहेगा उसके हिसाब से। देन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इसी का एक पार्ट है, अगला पार्ट है फोटो पीरियोडिज्म का ही पहला पार्ट है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिस पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज अलग अलग तरह के एनिमल आपको करते हैं। हाँ बोलिए। ये 2 मिनट हुआ, इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। हाइबरनेशन कहने का मतलब हुआ कि अभी तुम क्या देखा कि जो बरसात का समय आया, तो जैसे ही बारिश हुई तो मेढक टर टर करने लगा। तो यह जो मेढक जो आया कहाँ से आया? जमीन के नीचे से कि आसमान से? निश्चित रूप से यह आया जमीन के नीचे से। तो जब गर्मी पड़ता है तो जो तालाब ये सब सूख जाते हैं, तो जितने भी मेढक हैं वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते हैं तो फिर उनको तो कुछ करना नहीं है अब। तो वो अपने शरीर के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बंद कर देते हैं। सिर्फ सिर्फ रेस्पिरेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो रेस्पिरेशन जो जिस जगह पर वो ज़मीन के अंदर जो रहते हैं मौजूद, वहाँ पर पानी मौजूद रहता है। पानी तो है ही ज़मीन के अंदर। उस जगह पर वहाँ पर पानी मौजूद है, केवल और केवल उनको ज़िंदा रहने भर के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, उतना ऑक्सीजन वो स्किन से अपने मॉइस्ट स्किन से लेते रहते हैं। फिर जैसे ही पानी की मात्रा बढ़ती है, तो उनको आभास होता है कि ऊपर में पानी आ गया है। तो फिर वो ज़मीन को खोद करके और फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो पीरियड ये तो 1-2 दिनों का पीरियड नहीं होगा। हो सकता है यह पीरियड 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का पीरियड हो। तो यह 6 महीना का जो पीरियड जिसमें कि वो किसी तरीके का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, इसी को कहा जाता है हाइबरनेशन या इसको हम लोग एस्टिवेशन भी कहते हैं। अगर ये ठंडा के समय में ठंडा से बचने के लिए कोई जीव सोने चला जाता है, तो उसको हम कहेंगे हाइबरनेशन। अगर गर्मी में कोई सोने के लिए चला जाता है, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है? और कुछ? हैं? कलर विजन का सेकंड लाइन। कलर विजन में सेकंड लाइन में बताए थे कि एगो अथी क्या कहते हैं कि लिज़ार्ड यानी कि छिपकली का तो अलग-अलग प्रकार होता है। तो अलग-अलग प्रकार में ही एक छिपकली का प्रकार है, जिसको जो कि गुफा में रहता है, जिसका नाम है प्रोटियस एंगुइनियस, ये प्रोटियस एंगुइनियस या इसको हम कहेंगे केव सैलमेंडर। ये जो केव सैलमेंडर है, ये ऐसे ये ऐसे गुफा में रहता है जहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं है, लाइट पहुँचती नहीं, माने गुफा के भी काफ़ी डीप में रहता है, अंदर में पाया जाता है। तो चूँकि यह गुफा ऐसे जगह पर है जहाँ पर लाइट की कोई लाइट है ही नहीं, तो अगर लाइट नहीं है, तो उसके लिए आँख की क्या ज़रूरत? तो चूँकि यह काफ़ी ज़्यादा डीप गहरे गुफा में रहता है, इसलिए यह आईलेस होता है। जबकि शार्क मछली को कलर का वो पहचान नहीं है, वो कलर को जैसे हम लोग कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, तो शार्क को कलर ब्लाइंड कहा गया है। और आ, हाँ, उस छिपकली में आँख होबे नहीं करता है। अब एक चीज़ बताओ ना, एक चीज़ बताओ कि तुम खुद गौर करो कि एक अंधा आदमी जिसको दिखाई नहीं देता है, उसको जो तुम वो केवल सनलाइट अगर वो पड़ रहा है उसके शरीर पर तब वो कह सकता है कि दिन का समय है। लेकिन अगर उसको रूम में रखा जाए, कमरे में, तो क्या वो बता पाएगा कि अभी दिन है कि रात है? वही वही बात है। तब बताता है, चूँकि जब उसका स्किन जलता है या उसको लगता है तो वो कहता है कि हाँ, अभी दिन है। नहीं तो अगर उसको नॉर्मल कमरे में रखा जाए तो वो बता ही नहीं सकता है।
तो ठीक वही हाल है उस छिपकली का भी। उसके लिए दिन और रात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चौबीसों घंटा रातें रहता है। तो इसीलिए वो आईलेस होता है। और कोई दिक्कत? नहीं। कोन मतलब आपका जो रेटिना है आँख का, रेटिना का मतलब समझो ना पर्दा, ठीक है? तो वो पर्दा में अलग-अलग तरह के कोन्स होते हैं और वो कोन्स का काम क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की जो लाइट इंटेंसिटी यानी कि लाइट में जो अलग-अलग कलर है, उस कलर को पहचानने का क्षमता अलग-अलग कोन्स में पाया जाता है। ऐसे करके हम समझाते हैं, देखो, तुमको बायोलॉजी में 10वां में जब तुम था, हाँ, हमको याद आ गया, ऐसे करके समझाएँगे तो समझ जाएगा। बायोलॉजी में जब तुम 10वां में जब पढ़ा, तो क्या पढ़ा कि हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है ना? तो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है मतलब मीठा के लिए आगे वाला पोर्शन, तीता के लिए पीछे वाला पोर्शन, खट्टा के लिए बीच वाला पोर्शन, उसके बाद में तीखा के लिए दूसरा तरफ, तो अलग-अलग जगह पर जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, यानी कि जीभ में कौन चीज़ का स्वाद कहाँ पर आएगा, वो अलग-अलग जगह पर होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आँख में भी अलग-अलग वो जगह होते हैं, जो अलग-अलग कलर को एब्ज़ॉर्ब करके हमारे ब्रेन को सेंसेशन भेजता है कि ये इस कलर का है या ये इस कलर का है। वो जो सेंसेशन को लेने वाला या वो कलर को एब्ज़ॉर्ब करने वाला जो चीज़ है, जो जगह होता है रेटिना में, उसी को बुआ कोन्स कहते हैं। बेसिकली तो नेचुरल कलर तो 3 ही होता है और उसी तीनों कलर को मिला कर के अलग-अलग तरह के कलर बनते हैं। तो यही इसी कारण से तीनों कोण मौजूद होते हैं जो को खास तरह के रंग को पकड़ते हैं। ठीक है? और बोलो, कोई दिक्कत? ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है? काइंडली अगर ऑनलाइन क्लास आप लोग करेंगे इनका, अमित सर का जो भी ऑनलाइन क्लास करेंगे उनको बोल देंगे कि सर 1 बजे से क्लास कर देने के लिए, क्योंकि आपका क्लास 12 बजे से होगा। क्योंकि कल भर देख लो कि तुम लोगों को छुट्टी कितने बजे मिलता है या तुम लोग घर कितने बजे आते हो, उसके हिसाब से परसों से हम टाइम एडजस्ट कर देंगे। कल के लिए आपका टाइम 12 बजे है, ठीक है? ओके? हाँ, आज 12 बजे से टेस्ट है। हालाँकि अभी तक हम क्वेश्चन डाले नहीं, हमको 2-4 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, लाइनें कटा हुआ है। लाइन आ जाता है तो हम डाल देते हैं तुरंत, अभी है भी समय, ठीक है? बहुत समय है हमारे पास, तो लाइन तो अइबे करेगा, दरभंगा में लाइन ज़्यादा देर कटती नहीं है, तो हम इमीडिएटली आपको डाल देते हैं। अगर हम नहीं डाल पाएँगे तो वो हम मैसेज दे देंगे। आप लोग टेस्ट देने से पहले ज़रूर मैसेज देख लीजिएगा ग्रुप का, ठीक है? ओके।